नमस्कार दोस्तों। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसके बाद राहुल गांधी का स्टेटमेंट है, बैटल फॉर आइडियोलॉजी विल कंटिन्यू। अब सवाल इस बात का है कि किस आइडियोलॉजी की राहुल गांधी साहब बात कर रहे हैं और ये बैटल ग्राउंड कौन सा होगा। इस बात को समझने के लिए आज हमने जिन बातों को सामने रखना है वो 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। ये बात शायद आज तक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स नहीं समझ पाए हैं कि जनता की जो ओपिनियन है वो अब मेन लाइन मीडिया नहीं, सोशल मीडिया तय करने लगा है। और यही कारण है कि जब रिजल्ट आए हैं, आप सोशल मीडिया पे जाके देख लीजिए कि कहीं पे भी कोई मातम नहीं है कि कांग्रेस की राज्य सरकारें सत्ता से बाहर हो गई। कहीं कोई मातम नहीं। इनफैक्ट जो कांग्रेस समर्थित कंटेंट क्रिएटर या यूट्यूबर्स हैं वो ये ढूंढने में लग गए हैं कि किस तरह से इस बीजेपी की जीत को ये बताया जाए कि ये एक्चुअली बीजेपी में जो मोदी साहब है उनकी हार है, रीजनल लीडरशिप की जीत है। हर तरह की आइडियोलॉजी सामने आ रही है और इस पे विश्लेषण इस बात को लेके हो रहा है कि गलती कहीं और है, इसमें राहुल गांधी या कांग्रेस की गलती नहीं है। फिलहाल इस बात को उनके लेवल पर हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर हम इस बात को फोकस करें कि आइडियोलॉजी की लड़ाई जारी रहेगी, ये बात सही है, लेकिन आइडियोलॉजी से हमारा क्या मतलब है, कुछ उदाहरण लेके आज हम आगे बढ़ते हैं। आप इस वीडियो को आगे शेयर भी कर सकते हैं और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वो भी कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि जब तमिलनाडु के अंदर वहां के मुख्यमंत्री के बेटे जो और वहां के जो मंत्री हैं, उदयगिरी ने यह कहा कि सनातन शुड बी इरेडिकेटेड, उस समय राहुल गांधी का क्या स्टेटमेंट था? आपने कोई सुना? या सारे ऑपोजिशन लीडर्स का आपने कोई स्टेटमेंट सुना कि ये स्टेटमेंट गलत है और उनको वापस लेना चाहिए और समाज से माफी मांगनी चाहिए? उस समय ये आइडियोलॉजी कहां चली गई थी? किस आइडियोलॉजी की राहुल गांधी आज बात कर रहे हैं? लेकिन सोशल मीडिया पे इस मुद्दे को लेकर अभी तक चर्चा जारी है। शायद राहुल गांधी इस बात को भूल गए हैं कि आप एक स्टेटमेंट दे के भूल जाते हैं या अगले दिन आप दूसरा स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन अगर कोई स्टेटमेंट गंभीर है और उस पे समाज पे गहरा प्रभाव पड़ा है, उसकी चर्चा कई दिनों, कई हफ्तों और कई महीनों तक सोशल मीडिया पे चलती रहती है। और जितना लंबा समय कोई मुद्दा अगर सोशल मीडिया पे चलता है, इसका मतलब वो पब्लिक ओपिनियन को उतने समय तक इन्फ्लुएंस करता है और जितना लंबा समय उस मुद्दे पे चर्चा होती है, पब्लिक की ओपिनियन उस हिसाब से ढल जाती है। शायद ऑपोजिशन लीडर्स को अभी तक सोशल मीडिया की ताकत का अंदाज नहीं हुआ है। उनको लगता है कि उन्होंने एक टीवी कैमरा के सामने बाइट दे दी और उनकी बात जनता तक पहुंच जाएगी। अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया पॉलिटिशियंस के हिसाब से नहीं चलता है, सरकारों के हिसाब से नहीं चलता है। सोशल मीडिया की जो सबसे बड़ी ताकत है वो डिपेंड करती है कि व्यूअर क्या देखना चाहता है। चैनल में तो जो आप परोसोगे वो देखना मजबूरी है, लेकिन सोशल मीडिया में व्यक्ति वही देखता है और उन्हीं लोगों को देखता है जहां उसको लगता है कि उसकी ओपिनियन को शेप करने के लिए, मुद्दे को समझने के लिए कोई अच्छी जानकारी होगी। ये बात अभी तक शायद ऑपोजिशन नहीं समझ पाया। इसी तरह से जब हमास ने इजराइल में हत्याकांड किया, एक नरसंहार किया, उसके बाद हिंदुस्तान के किसी पॉलिटिकल लीडर ने यह नहीं कहा कि हमास ने जो किया वो सरासर गलत था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको इस बात का अंदेशा था कि कहीं इससे मुस्लिम वोटर नाराज ना हो जाए। और इसी तरह का एक छोटा सा हत्याकांड कन्हैया लाल का उदयपुर में हुआ था। जब तन से जुदा की बात हुई थी, उस समय भी कोई ऑपोजिशन लीडर खुल के सामने नहीं आया कि इस तरह की आइडियोलॉजी को रोकना होगा। लेकिन हमास का मुद्दा, कन्हैया लाल जी का मुद्दा सोशल मीडिया पे छाया रहा। इसने आम जनमानस में एक ओपिनियन डेवलप करी।
किस आइडियोलॉजी के कारण तन से जुदा की हम बात कर रहे हैं? वो कौन सी आइडियोलॉजी थी जिसने हमास को, ज्यूज को और बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाओं की हत्या करने पे मजबूर किया? ये किस आइडियोलॉजी या किस सिद्धांत को लेकर इस तरह का जघन हत्याकांड होता है? इस पे कभी ऑपोजिशन ने कोई विचार व्यक्त नहीं किए। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, जब ज्ञानवापी का मुद्दा सामने आया, उसके बाद भी किसी ऑपोजिशन लीडर ने यह नहीं कहा कि इसमें जिन लोगों को तथ्यों के आधार पे अगर निर्णय होने से ऐतराज है, उनको इंटरवीन नहीं करना चाहिए। कहीं पे भी ऑपोजिशन लीडर्स ने इस बात को नहीं कहा कि लेट अस गो बाय एविडेंस। वो सिर्फ सो कॉल्ड आइडियोलॉजी की बात करते रहे। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जस्टिस शाह का एक स्टेटमेंट आया कि सेक्युलरिज्म की जब हम बात करते हैं तो इस देश में सेक्युलरिज्म हर धर्म वाले को मानना चाहिए और मानना होगा। यह सिर्फ मेजॉरिटी की जिम्मेवारी नहीं है कि हम सेक्युलरिज्म की बात करें। अब आप ये कहेंगे कि माइनॉरिटीज में सेक्युलरिज्म की परिभाषा है। अगर ऐसा है तो आप हमास का चार्टर उठा के पढ़ लीजिए। उसमें बकायदा उन हदीस को कोट किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि दुनिया भर में जब तक सारे यहूदी यानी कि जूस को हम खत्म नहीं कर देंगे, तब तक कयामत का दिन नहीं आएगा। क्या इस तरह की आइडियोलॉजी किसी धर्म में हो सकती है? क्या हम इसको धर्म बोल सकते हैं? जहां न्याय की बात हो, जहां कर्तव्य की बात हो, धर्म उसको कहा जाता है। किसी दूसरे प्राणी को उसकी हत्या करना, और वो भी धार्मिक आधार पे, क्या यह धर्म हो सकता है? आज चर्चा इस बात की भी सोशल मीडिया पे चल रही है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है, जिसने भारत की केंद्रीय सरकार को और केंद्र सरकार के पीछे देश को खड़ा किया, वो थी दो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, एक कनाडा और दूसरा कतर। कहीं ना कहीं इस देश की जनता को लगता है कि हमें एक स्ट्रांग लीडरशिप इस देश में चाहिए। और हकीकत इस बात की है कि अब वो जमाना गया कि जब लोग सिर्फ जातिवाद के आधार पे वोटिंग किया करते थे। जातिवाद को खत्म किया फ्री बीज कल्चर ने, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी को जब ये बात समझ में आ गई कि जातिवाद से अब हम वोट को नहीं खींच सकते, तो उन्हीं पॉलिटिकल पार्टी ने फ्री बीज का, लॉलीपॉप बांटने का, रेवड़ियां बांटने का कार्यक्रम शुरू किया। अब हकीकत यह है दोस्तों कि रेवड़ियां बांटने के लिए कहीं पे भी आपको ना संगठन चाहिए, ना दिमाग का इस्तेमाल चाहिए। टैक्स पेयर का पैसा कैसे लुटाना है और कैसे ज्यादा से ज्यादा लुटाना है, बस ये एक कुंठा मानसिकता होनी चाहिए। और इसमें आपको कहीं दिमाग की जरूरत नहीं है। कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी छोटा बड़ा नेता इस तरह की घोषणाएं कर सकता है। और उसका असर ये हुआ कि वो घोषणाओं का भी सिग्निफिकेंस धीरे धीरे खत्म हो गया। जनता को लगा ये सारे नेता मूर्ख बनाते हैं। तो राहुल गांधी जिस आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, वो कौन सी आइडियोलॉजी है? अगर वो सेक्युलरिज्म है, तो जब भी हिंदू धर्म के हितों पे चोट हुई, उस समय राहुल गांधी क्यों चुप थे? तो क्या ये आइडियोलॉजी एंटी हिंदू है? इस बात को राहुल को क्लियर करना होगा। दूसरी बात आती है डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी में सोशल मीडिया से ज्यादा पावरफुल डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म आज दुनिया में नहीं है। शायद हिंदुस्तान के कुछ पत्रकारों को और कुछ जर्नलिस्ट और एडिटर्स को, या न्यूज चैनल के जो एडिटर्स हैं, उनको लगता होगा कि वो डेमोक्रेसी में इंपॉर्टेंट हैं, चौथा स्तंभ हैं। अनफॉर्चुनेटली उनके अपने जो सोच है उसके कारण आज सोशल मीडिया ने उनको रिप्लेस कर दिया। आज जो मेन लाइन मीडिया है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन का सोर्स बन के रह गया है। वहां पे डिस्कशन जो होता है, वहां पे जो चर्चाएं होती हैं, उससे पब्लिक ओपिनियन शेप नहीं होती। एक्चुअली आज जो पब्लिक ओपिनियन शेप होती है वो होती है सोशल मीडिया। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री को, मोदी साहब को ये पता है कि कौन सा स्टेटमेंट कब और कहां बोलना है, जिससे सोशल मीडिया उसको पिकअप करे और उसकी डिटेल व्याख्या करे।
ये समझ अभी तक शायद हमारे जितने ऑपोजिशन के लीडर्स हैं उनमें अभी तक नहीं आई है। यही कारण है कि जब हम ये देखते हैं कि धारा 370 पे जब चर्चा होती है तो राहुल गांधी का एक बेतुका बयान सामने आता है। जब जनता नेशनलिज्म की बात करती है, आर्टिकल 370 हटाने की बात करती है, उस समय राहुल गांधी वो बात करते हैं जो इस देश के हित में नहीं है। संजय राउत जैसे पत्रकार जो पॉलिटिकल लीडरशिप के लोग हैं, वो ऐसी बातें करते हैं जो जनता के विचारों से बहुत विपरीत होती हैं। उनको लगता है कि वो एक पॉलिटिकल लीडर हैं, एक छोटे लोकल न्यूज़पेपर के एडिटर हैं, तो उनकी ओपिनियन जनता की ओपिनियन को शेप करेगी। एक्चुअली वो एक जोक से ज्यादा कुछ नहीं होता है। इसी तरह से जब देश के हितों की बात होती है, जैसे 370 की हम बात करें, और जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं जहां पे जनमानस चाहता है कि इस पे काम हो, मेजॉरिटी चाहती है, लेकिन वहां पे पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड वकील जब सुप्रीम कोर्ट में जनता की ओपिनियन के खिलाफ अपनी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी पर बहस करते हैं, चाहे वो कपिल सिब्बल साहब हो, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी हो, जनता को ये लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी है। वो वकील नहीं देखते हैं, उनको लगता है ये कांग्रेस पार्टी के वकील हैं जो देश की जन भावना के विपरीत स्टैंड ले रहे हैं। कांग्रेस को भी ये सोचना होगा कि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो किस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी के खिलाफ है तो कांग्रेस को स्टैंड लेना होगा कि आपको ऐसे नेताओं को अपने साथ रखना है, या उनको ये ऑप्शन देना है कि या तो आप पार्टी की आइडियोलॉजी लें या आप अपना प्रोफेशनल कैरियर चुनें और फिर आप जो चाहें पार्टी आइडियोलॉजी के खिलाफ भी काम करें, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन पैसे के लिए आप देश विरोधी ताकतों का साथ दें और फिर वोट बैंक के लिए आप कांग्रेस की गोदी में बैठ जाएं, जनता अब इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करती। पॉलिटिकल पार्टीज को इंटरनल मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना होगा। इसी तरह से जब हम आगे बात करें कि जब बात आती है मेजॉरिटी की, या जब हम देखते हैं सोशल मीडिया में जिन राष्ट्रीय मुद्दों पे चर्चा हो रही है और उसमें फिर एक बेतुका सा बयान आ जाता है लालू यादव का या ममता बनर्जी का, या ममता बनर्जी का ये कहना कि जय श्री राम का नारा हम नहीं लगने देंगे अपनी रैलीज में, ये सिर्फ घटना ममता बनर्जी तक सीमित नहीं रहती। ये पूरे सोशल मीडिया में इस मुद्दे को उठाया जाता है और फिर ममता बनर्जी को जो लोग अपने साथ बैठाते हैं तो सोशल मीडिया में चर्चा यही होती है कि ये लोग भी ममता बनर्जी जैसे ही हैं, क्योंकि यू आर नोन बाय द पीपल और द कंपनी यू कीप। ये होता है ना, आप क्या हैं वो आपकी संगत से पता लगता है। तो इसीलिए आज सबसे बड़ी जो चुनौती है वो राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि बैटल फॉर आइडियोलॉजी विल कंटिन्यू, कम से कम राहुल गांधी को इस बात को डिफाइन करना होगा कि आइडियोलॉजी को तो पहले डिफाइन करें कि व्हाट इज आइडियोलॉजी। क्या अपीजमेंट आइडियोलॉजी है? क्या सेलेक्टिव प्रेफरेंस आइडियोलॉजी है? क्या खास कैटेगरी को रिजर्वेशन देना आइडियोलॉजी है? अगर हम सेक्युलरिज्म की आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो पॉलिटिकल लीडर्स के सेलेक्टिव स्टेटमेंट क्यों आते हैं? कन्हैया लाल और हमास जैसे मुद्दों को लेकर लोग चुप क्यों थे? तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, अभी तो सोशल मीडिया की शुरुआत है, आने वाले दिनों में सोशल मीडिया और जोर पकड़ेगा। जितने मेनलाइन मीडिया हैं वो मात्र एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म से आगे कुछ नहीं, क्योंकि वहां पे जो एंकर बैठे हैं वो फिक्स हैं। उनकी अपनी मजबूरियां हैं क्योंकि उनको एक कमर्शियल चैनल चलाना है। वो अपने स्पॉन्सर्स और सत्ताधारी दल हैं या जो उनके फेवरेट लोग हैं वो उनके खिलाफ क्रिटिकल नहीं हो सकते। लेकिन सोशल मीडिया में ट्रू डेमोक्रेसी है, वहां प्लांटेड डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि किसी भी सोशल मीडिया यूट्यूबर को कोई कमर्शियल हित नहीं है। उसके पास एक प्लेटफॉर्म है, जो और अपनी बात रखना चाहता है वो रखता है। ये बात अलग है कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसलिए पॉपुलर हो जाते हैं क्योंकि जनता उनको देखना चाहती है, जनता उनको सुनना चाहती है।
क्या हमारे पॉलिटिकल लीडर्स कभी सोशल मीडिया पे टाइम लगा के समझने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों को लेके जनता क्या विचार रख रही है और उन मुद्दों पे पॉलिटिकल पार्टीज का क्या स्टैंड होना चाहिए? या बिना पढ़े लिखे, बिना समझे, बिना हकीकत जाने, बगैर पब्लिक ओपिनियन को देखे और जाने, सिर्फ हेडलाइन के लिए या अपने पॉलिटिकल बॉसेस को खुश करने के लिए या अपीजमेंट पॉलिटिक्स में अपने कुछ वोट शेयरों को रिटेन करने के लिए आप किसी भी तरह का बयान दे देंगे? दोस्तों, हकीकत तो यह है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी वोट बैंक घटा है। आप तो अपीजमेंट पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। आप जाके चुनाव के जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें वोट परसेंटेज देख लीजिए। करीब आधे से ज्यादा, कहीं उनको 2.5% वोट मिलते थे, अब करीब 1.25% वोट मिले। करीब उनका 30% वोट बैंक श्रिंक हो गया है। 30 नहीं तो 25% तो श्रिंक हुआ ही हुआ है। तो जब असदुद्दीन ओवैसी अपने वोट बैंक को नहीं बचा पा रहे, जो मेजॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी के वोट बैंक और सीटों से आते हैं, इसका मतलब यह है कि वहां पे भी लोगों को समझ में आने लगा है कि अपीजमेंट पॉलिटिक्स उनके भी हित में नहीं है। बहुत तेजी से ये दुनिया बदल रही है, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस को सच्चाई समझ में नहीं आ रही। शायद उनको अभी भी ये गलतफहमी है कि वो बहुत बड़े नेता हैं और जनता उनकी बात सुनती है। हकीकत यह है कि वो बड़े नेता हैं, इसलिए उनको मेनलाइन मीडिया कवरेज देता है। जनता उनकी बात सुनती है, लेकिन उनकी हर बात का क्रिटिकल एनालिसिस करती है और उनकी हर बात के क्या मायने हैं और उसका इम्प्लीकेशन क्या है। अगर इन नेताओं को अपनी ही बातों के बारे में समझना हो, अपने दिए हुए वक्तव्यों के बारे में अगर समझना हो, तो सोशल मीडिया पे जाके थोड़ा टाइम लगाएं। तो दोस्तों, इस बदलती हुई दुनिया में जो चुनौती है वो शायद बीजेपी या कांग्रेस नहीं है। आज राजनेताओं की सबसे बड़ी चुनौती है सोशल मीडिया। अगर उन्होंने जो जनता के हित में बातें हैं, जो समाज चाहता है, अगर वो बातें नहीं करी या अपने एक्शंस में वो बातें नहीं दिखाई, तो सोशल मीडिया को इस बात की कोई शर्म नहीं है कि वो उनको पब्लिकली उधेड़ दे, और ये हो रहा है। इसीलिए जो नेता बहुत तेजी से उभरे हैं वो उससे भी ज्यादा तेजी से गिरे हैं। आपके सामने केजरीवाल का एग्जाम्पल भी। सोशल मीडिया की ताकत तो उस लेवल तक की है कि आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस और चीफ जस्टिस को भी कहना पड़ रहा है कि सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत तेजी से हर जगह पेनिट्रेट कर रहा है और हम सबको बहुत सतर्क होकर काम करना है। तो दोस्तों, चुनौती ऑपोजिशन पार्टीज नहीं है, आपके पॉलिटिकल राइवल्स नहीं है। आज इस देश में, इस समाज में, इस दुनिया में जो चुनौती है वो है सोशल मीडिया। अगर आप सही नहीं हैं तो आपको आपकी बड़ी बातों का असर सोशल मीडिया पे, उसका एनालिसिस देखने को मिल जाएगा। उम्मीद है कि हमारे जो राजनेता हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझते हैं, वो पत्रकार, वो अधिकारी, वो सब लोग जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, एक बार वक्तव्य दें और फिर उसका एनालिसिस सोशल मीडिया पे देखें। आपको समझ में आ जाएगा जनता आपके बारे में क्या विचार रखती है। उम्मीद है आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्या आने वाले दिनों में सोशल मीडिया और प्रभावी होगा? सोशल मीडिया को समाज में सुधार के लिए किन बातों पे काम करने की जरूरत है? अगर आपके कोई विचार हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।